16 में आप सबका स्वागत है। बाजारों का भरपूर एक्शन शुरू होने वाला है और एक्सपर्ट का दमदार पैनल है आपकी मदद करने के लिए। हर रोज की तरह संदीप वागले साहब हमारे स्टूडियो में तैयार है अपने चार्ट्स के साथ। विकास सेठी, सुमित बगड़िया, कुणाल सरावगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बताएंगे शुरुआती मार्केट का एक्शन। लेकिन इससे पहले कि बाजार खुले, क्योंकि 2.5 मिनट की देरी, फटाफट आपको बता दूं इस वक्त का एक्शन एशियाई बाजारों का। थोड़ी थोड़ी रिकवरी निचले स्तर से आती हुई दिख रही है। एसडीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे है, 30 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दें 8,230-35 के आसपास के लेवल्स हैं कैश के, जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग से लगभग 70 पॉइंट नीचे। शंघाई नीचे है, लेकिन हांगकांग ऊपर होता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट भी नीचे है, फ्लैट है एक्चुअली, ये करना होगा। जापान देख लीजिए, और जापान में 26 पॉइंट की गिरावट है। तो एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है, 1/4% से नीचे से लेकर आधा % ऊपर की रेंज में। करेंसी मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि 67.25 ये थी क्लोजिंग रुपए की। और इस बीच डाउ फ्यूचर्स भी हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने फटाफट लेकर आए हैं। 25 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिखा। तो लगातार 6 दिनों की तेजी के बावजूद डाउ फ्यूचर्स अब भी हरे निशान। तो अमेरिकी बाजार हैं बेहद मजबूत। आइए अब एक स्टॉक के चार्ट्स पूछे जाएं कुणाल से। बैंक ऑफ बड़ौदा। कुणाल, तेजी का ट्रेड लेना है, बताइए कितना भागेगा? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी कि यहाँ पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस 170 के आसपास है, और 170 यदि ये काउंटर निकाल गया तो आपको इसमें कुछ सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिर उस सूरत में 182, 183 तक भी जा सकता है। लेकिन 170, 175 क्लोजिंग बेसिस पर मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने वाली है। इसके मुकाबले पीएनबी का चार्ट मुझे बहुत बेहतर लगता है। मुझे लगता है कि पीएनबी के चार्ट में एक ब्रेकआउट आ चुका है और एक गिरावट भी हमने फ्राइडे को देख लिया। मुझे लगता है कि उस पर अगर बेट करें तो इससे बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। चलिए, तो पीएनबी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे जबरदस्त आए हैं। हिंडाल्को, वागले साहब, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं और पिछले हफ्ते भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी जब 44 के नतीजे आए थे। ये बताइए, ये क्या ऊपर जा सकता है ग्लोबल मार्केट्स के मूड के साथ? हेमंत, मैं ये स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मैंने आज इसके लिए कवर नहीं किया क्योंकि मैंने फ्राइडे को ऑलरेडी कवर किया था। और ये अनसर्टेनिटी में अगर हमारा पोजिशनल व्यू है किसी का तो बाय किया जा सकता है। मेरा ये 220-230 का टारगेट है। और अनलेस कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाए, हम 7500, 7200 की बात करें, मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक 160 के नीचे जाएगा। तो 160 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के एक्यूमुलेट करिए, और 2 से 3 महीने में मुझे ये 230-240 का व्यू है, आराम से जा सकता है। देखिए, डॉयचे बैंक ने 6% लक्ष्य बढ़ाया नतीजों के बाद, 214 का टारगेट उनका है। और क्रेडिट स्विस ने 197 से लक्ष्य बढ़ाकर 210 कर दिया है। तो हिंडाल्को एक शेयर है जहां पर तेजी जो है वो बरकरार रह सकती है जबरदस्त नतीजों के बाद। दूसरी बात एक और है, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर नहीं है। जी हाँ, हम भले ही कमजोर है, हमारी अपनी दिक्कत है, लेकिन मेटल्स इस हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे, इसकी संभावनाएं भी दिखती है। तो अगर तेजी की तरफ ट्रेड लेना हो तो सरकारी बैंकों के साथ साथ एक और स्टॉक जो बन सकता है वो हो सकता है हिंडाल्को। ये आप सही कह रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। रेट्स मेरे सामने आने लगे। बैंक ऑफ बड़ौदा पहली टिक में सिर्फ 10% के ऊपर सर्किट पर नजर आ रहा है, अब 6% हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखना होगा आज कितनी तेजी बनती है। आईटीसी 4-5% ऊपर दिख रहा है, औरोबिंदो 3.5%। औरोबिंदो के नंबर्स ठीक है, मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होकर आए, लेकिन रुपया खुल चुका है और रुपए में शुरुआत, ओ माय गॉड, 67.62 ये लेवल सही है। 66.25 तो पुराना है, ये लेवल तो गलत है। 67.25 पर बंद हुआ था, 66.25 पर नहीं। तो 67 कमजोरी हुआ है, बस ये जो हम पहला रेट बता रहे हैं वो गलत। 15.40 42 पैसे कमजोर खुला है। अगर रुपया ये लेवल से, तो रुपया 42 पैसे कमजोर खुला हुआ है, ये लेवल है। तो तेज गिरावट करेंसी मार्केट में दिख रही है। मैं एक बार आपके सामने फटाक से ये लेवल फिर से ले आऊं, करेंसी मार्केट की ओपनिंग के, और उसके बाद अभिषेक गोयन का आईएफए ग्लोबल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 67.55 यानी कि अब 30 पैसे की कमजोरी। तो ये लेवल सेटल है, 30 पैसा कमजोर है। गोयल का जी से बात करें, सर ये तो आज फिर से बड़ी गिरावट हो रही है रुपए में शुक्रवार के बाद, बताइए। हाँ, एक तो रीजन बताइए और दूसरा आप कहाँ रुकेगा ये बताइए। हाँ अनिल जी, कल रात को एनडीएफ मार्केट्स में ये 67.90 था। तो इस समय तो करेक्शन आ गई काफी मार्केट में, और रुपया अभी कमजोर रहेगा क्योंकि जो रेंज थी, जैसे मैंने कहा था, वो रेंज टूट गई है। तो 1.25 रुपए की मूवमेंट हमें नजर आ सकती है। तो करीब 68.20 तक का लेवल रुपया में संभव है। जो भी करेक्शन आएगी वो एक्सपोर्टर की सेलिंग होगी या इंटरवेंशन होंगी सेंट्रल बैंक से। बट ओवरऑल क्योंकि चाइनीज युआन वीक हो रहा है, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो रही हैं और डॉलर में ओवरऑल तेजी है, आई थिंक रुपया थोड़ा वीक रहेगा। अभिषेक, डॉलर की बात आपने कही, ये बताइए कितनी तेजी हो सकती है डॉलर इंडेक्स में? क्या लग रहा है, कहां तक जाएगा ये?
देखिए डॉलर इंडेक्स करीब करीब 100 के लेवल पे पहुंच चुका है, तो जो हाईएस्ट लेवल इन दिनों पहुंचा था उस लेवल से पहुंच चुका है, किंतु ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 100 पे थमेगा। हो सकता है एक बार 98, 99 के लेवल्स आ जाए, बट ओवरऑल ये 102, 103 के ऊपर जा रहा है। और 102, 103 के आसपास जाएगा तो उसको एडजस्ट करके बताइए फिर रुपया कहां तक पहुंचेगा अगर 103 का लेवल डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा तो 68.5 तक जा सकता है। 68.5 ओके, यानी कि यहाँ से और कितना बचा है? 67.55 अभी दिख रहा है। जी हाँ, तो ₹1 की कमजोरी और मैक्सिमम हो सकती है। चलिए तो मतलब 69 के आसपास के लोज जो राजन साहब के आने के पहले के थे लगभग उन लेवल के, लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि इतने सालों में रुपया कमजोर नहीं हुआ, जस का तस है। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अभिषेक, रुपए पर राय देने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो एनडीएफ मार्केट के मुकाबले में रुपए की कमजोरी उतनी खराब नहीं है, तो क्या फिर एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में हम कम खराब खुल सकते हैं? ये भी दूसरा बड़ा सवाल है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में तो लोग थोड़े बुलिश होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर, बढ़िया बात है। 22 पॉइंट ऊपर दिख रहा है निफ्टी और 135 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है। तो देखते हैं शुरुआत कहाँ होती है। बेस्ट तो ये होता है हेमंत की खुलते ना 100 पॉइंट नीचे 8,200, 8,225 के आसपास, तो क्या लेवल होता है वो तुरंत निफ्टी झपटने का लोगों के लिए। लेकिन अगर ये ऐसा खुल गया तो फिर दिक्कत है, खुलना नीचे खुले तो ज्यादा बेहतर है ट्रेडर्स के लिए। वहां मौके होंगे शॉर्ट कवरिंग के भी और फ्रेश खरीदारी के भी। और अगर मजबूत खुल गए तो फिर देखते हैं 8,400 के आसपास शॉर्ट बनाई जाए। फिलहाल ये तो ओपनिंग का हम इंतजार करेंगे, लेकिन ओपनिंग का इंतजार किए बगैर आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज मिल जाते हैं सुबह सुबह 7:30 से 8 के बीच में। और आज का मैच खेला गया हमारे दो कैप्टन के बीच, आशीष वर्मा और हेमंत गई। आइए देखते हैं 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। गेंदबाजों के साथ शुरुआत करी है सेंचुरी टेक्सटाइल, शुक्रवार की गिरावट और बढ़ सकती है। कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज की हवा निकलती हुई दिखेगी। आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स में भी आज आपको सेल साइड पर ही चलना चाहिए। पीसी ज्वेलर्स के लिए और आगे दिक्कत की बात आएगी, क्योंकि ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग अब थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे। जिस तरह से 1000 और 500 के नोट का बदली का सिलसिला इस समय चल रहा है। इंडिया सीमेंट, पेज इंडस्ट्रीज पर भी बिकवाली करने की राय है। देखिए डिपेंडेबल का दर्जा पीएफसी को दिया है, आरईसी में भी खरीदारी करने की राय है, इसे फ्री हिट का दर्जा दिया है। और एसबीआई जैसे सरकारी पीएसयू में आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन बिकवाली के दो और कैंडिडेट्स हैं हमारी टीम में। सन टीवी, क्योंकि कंजम्पशन घटेगा तो एड स्पेंड में कमजोरी देखने को मिलेगी। और डिश टीवी में भी आपको सेल साइड के साथ ही चलना चाहिए। मेरी टीम में ज्यादातर स्टॉक्स आपको खरीदारी साइड के नजर आएंगे, लेकिन आप पहले मार्केट को सेटल होने दें। अगर नीचे पिटाई होती है ज्यादातर स्टॉक्स की तो आपके लिए बेहतर लेवल्स होंगे खरीदारी करने के। और इंट्राडे में मैं रिकवरी इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में कोई ना कोई खबरें हैं जो शायद स्टॉक को दिन के दौरान तूल देंगी। कॉर्पोरेशन बैंक नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, फोकस में रखें। पटेल इंजीनियरिंग अपने 2 रोड एसेट 850 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पे बेच रही है, अच्छी खबर। सिंटेक्स इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और नंबर्स वैल्यूएशन हमें बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। अब डी लिंक में खरीदारी करने की सलाह होगी नंबर्स के चलते। टाटा मोटर्स का डीवीआर, क्योंकि टाटा मोटर्स के नंबर्स कमजोर हैं और डीवीआर इसीलिए पिटाई होगी ज्यादा क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। ज्यादातर बड़े निवेशक चाहेंगे अब टाटा ग्रुप की कंपनियों में वोटिंग राइट्स। आईटीडीसी नंबर्स स्ट्रॉन्ग, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, इॉन इलेक्ट्रिक के दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी, अच्छे नंबर्स के बाद आज फोकस में आएंगे। फ्री हिट के तौर पर फेडरल्स लॉयड, यहां पे अच्छा खासा एक ऑर्डर भी मिला है, वो स्टॉक की मदद करेगा शायद। और फाइनली टाटा स्टील बिकवाली करने के मौके होंगे, नंबर्स कमजोर है और खास तौर पे घरेलू आंकड़े जो हैं बेहद कमजोर आते हुए। तो साफ तौर पर देखिए नतीजे जो ओवर द लॉन्ग वीकेंड आए हैं उसी के ऊपर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। टाटा स्टील 4% नीचे खुलने वाला है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स की डीवीआर में गिरावट देखने को मिलने वाली है। और बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। बीपीसीएल के नंबर्स भी देखिए कमजोर आए, वहां पर भी गिरावट है। तो आज जो सबसे पहले रिएक्शन होने वाला है वो नतीजों के ऊपर होने वाला है। दूसरी तरफ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे नंबर्स के बाद 3% की तेजी यहां पर, औरोबिंदो फार्मा के अच्छे नंबर्स के बाद 2-2.5% की मजबूती यहां पर, हिंडाल्को के अच्छे नंबर्स के बाद 2% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। तो अर्निंग्स के ऊपर पहला रिएक्शन शेयर देते हुए नजर आएंगे। औरोबिंदो फार्मा, वागले साहब के पोर्टफोलियो का शेयर, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं सर, और खरीदेंगे नंबर्स देखने के बाद? चार्ट्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं?
हेमंत, शॉर्ट टर्म में तो चॉपीनेस हो सकता है, बट मुझे लगता है ये 690 का जो लो 3 दिन पहले बना उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। 740 750 आता है तो मैं और खरीदूंगा बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म मेरा टारगेट 820 830 का रहेगा। मुझे इसके ऊपर की मूव इमीडिएटली नहीं दिखती है, लॉन्ग टर्म की बात अलग है। और मेरा डिस्क्लोजर आपने दे दिया है 1250 का टारगेट डिस्क्लोजर में। टारगेट तो 1250 नहीं आएंगे और टाइम भी बोल दीजिए। और अगर पहले भेज देंगे तो बता भी देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। जिस दिन भेजे सर उस दिन डिस्क्लोजर दे दीजिएगा, आके बिना पूछे दे दीजिएगा, क्योंकि सब लोगों को पता हो गया आपके आपके पास औरोबिंदो फार्मा आप 12.5 किसी दिन देखिए मूड तो बदल सकता है मार्केट के साथ कभी भी। और कुछ तो स्टॉप लॉस आपने सोच के भी रखा होगा दिमाग में कि इसके नीचे जाएगा तो मैं बेच भी दूंगा, तो इसलिए कभी वागी साहब बेचेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक अच्छी चीज दिख रही है इस मार्केट की और वो है बैंक साहब। आप देखिए एक और अच्छी चीज जो हो रही है बाजार में वो ये हो रही है, जिन लोगों ने उधारी दी थी ना, लोग घर आके पैसा दे रहे हैं। तो बैंक से सबसे ज्यादा उधारी दी थी, तो लोगों के अगर पैसे मिल रहे हैं, कारोबारियों के पैसे मिल रहे हैं, तो बैंकों के भी पैसे मिल रहे हैं। आप ये भी सोच कर रखिए। देखिए एसबीआई किस तरह से मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडसइंड बैंक आज मजबूत खुलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स तो अच्छे हैं। तो कई दिनों के बाद आज देखिए, पहले पीएसयू बैंकों में तेजी देखने को मिल रही थी, आज शायद प्राइवेट बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी मजबूती देखने को मिल रही है, यस बैंक भी ऊपर खुलेगा, आईसीआईसीआई बैंक भी। तो अगर ये पॉकेट अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो बाजार का मूड शायद थोड़ा कम बिगड़ सकता है। हेमंत, वो जो पुरानी कहावत है ना, हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए कि जिनके पास पैसा वो आदमी बड़ा, तो अभी सारा का सारा पैसा तो बैंक में जा रहा है, तो बैंक ही सबसे बड़े हुए हैं। और इसलिए आज इतने सब माहौल के बीच में भी मैंने यही कहा कि बैंक निफ्टी बेचना नहीं है, खरीदना है। ज्यादा सरकारी बैंक भागेंगे, लेकिन भागेंगे तो सब भागेंगे, और बैंक निफ्टी इस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा बेहतर सेटल हुआ है। और रुपए की जो कमजोरी देखने को मिल रही है, देखिए उसका फायदा मिल रहा है इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स को, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। तो जो कुछ वैल्यू बाइंग देखी जा रही है वो शायद आईटी कंपनियों में देखने को मिलेगी। ये और एक संकेत प्री ओपनिंग सेशन से देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, और प्री ओपनिंग सेशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं तो चाहता था नीचे खुले और उसके बाद रिकवरी आए तो और भी अच्छा, लेकिन अब चूंकि खुली ऊपर आए तो अब मैं सवाल को थोड़ा बदल लेता हूं। वागले साहब, ये तो खुल नहीं रहा नीचे, सिर्फ 11 पॉइंट नीचे, तो बेचने के लिए कौन सा लेवल ठीक है फिर निफ्टी पर? 83 50 83 80 ये रेंज रहेगा। फ्यूचर से नहीं, सॉरी 82 80 8300 83 नहीं 82 88 फ्यूचर आप ये फ्यूचर की लेवल है, और 83 75 का मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, 82 80 8300 फ्यूचर, तो ये है 8284, 30 पॉइंट की प्रीमियम, 30 जोड़ता हूं मैं अंदाज से, तो 8300 पकड़ लीजिए। हाँ, तो 8315, 83 83 20 ये रेंज में बेचिए, 70 पॉइंट की रिस्क लीजिए। तो फिर वागले साहब कह रहे हैं कि जहां खुले वहीं बेच लीजिए। ये है आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन से संकेत। फटाफट एक राय फिर कुणाल से लूं। कुणाल, आप भी क्या जहां ओपनिंग होगी इस लेवल पर 8284 वहीं बेचेंगे? मुझे भी लगता है कि वही बेचना चाहिए अनिल जी। जिस तरह का मार्केट सेटअप है, कोई खास कारण नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिले। बैंक निफ्टी जरूर कुछ समय के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी मुझे लगता है कि बेचना चाहिए। अच्छा सुमित, आप क्या करेंगे? इसी लेवल पर खुलेगा तो खुलते ही क्या ट्रेड होगा? व्यू तो मंदी का बना हुआ है अनिल जी, तो एक बार सेल करके ही काम करना सही रहेगा। ओपनिंग 8280 8300 मिलती है तो सेल के व्यू के साथ ही काम करना चाहिए। बाई चांस कोई पुल बैक मिलता है 30-40 पॉइंट का तो अच्छे सेलिंग लेवल्स हो जाएंगे, बट खुलते ही बेच के काम किया जा सकता है, क्योंकि तेजी तो 8380 8400 के ऊपर ही बनेगी। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक सेल करके काम करें। इमीडिएटली 8200 का सपोर्ट रह सकता है इंट्राडे के लिए, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो और वीकनेस हमको देखने को मिलेगी। मैंने तीनों एक्सपर्ट से ये राय इसलिए ली कि खुलते ही है ना क्या ट्रेड हो। देखिए शुरू के 2-3 मिनट में जो बहुत सारा एक्शन हो जाता है, और जब तक हम मार्केट का एक्शन बताएं, हमारे एक्सपर्ट के पास जाएं, तब तक कई बार मौके लोगों को छूट जाते हैं। ठीक बात। तो इसलिए अब ये एक चीज क्लियर दिख रही कि जितना नीचे खुलना चाहिए था उतना नहीं खुल रहा, तो खुलते ही फिर एक्शन जो आपका होगा वो कमजोरी का होगा, और फिर मेरे ख्याल से 8200 8225 की रेंज में मिल जाए और फुटबॉल रेशियो हमारा नीचे आ जाए 0.75 से 0.78 की रेंज में, और 8200 का लेवल, ये दोनों का जो संगम होगा जिस लेवल पर, वो लेवल होगा जहां पर खरीदारी करनी चाहिए शॉर्ट काटना है। बिल्कुल। चलिए कुछ स्टॉक्स पर नजर रखिए जहां पर नतीजे आए हैं, क्योंकि नंबर्स काफी सारी कंपनियों के आए हैं। सुजलॉन देखिए नंबर्स अच्छे आए और शेयर अनिल ऐसे मार्केट में
सिर्फ और सिर्फ 10% मजबूत खुल रहा है। कितनी तेजी यहाँ पर बन रही है। तो अर्निंग्स के ऊपर देखिए आपको रिएक्शन सबसे पहले देगा मार्केट। अभी 2.5 मिनट बचे हैं, आपको और बताता हूँ कहाँ कहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आई हैं या फिर कमजोर आई हैं। औरोबिंदो फार्मा, हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा की तो हमने बात करी ही है, लेकिन ये सारे शेयर देखिए मजबूती के साथ आज खुल रहे हैं। ज्वेलरी सेक्टर के लिए दिक्कत की बात है। पीसी ज्वेलर्स देखिए 5% नरमी के साथ खुल रहा है और जिस तरह से खबरें आई हैं कि जैसे ही ऐलान हुआ कि 1000 और 500 रुपए के जो नोट हैं उसको अब बंद हो जाने चाहिए, लोगों ने जाकर देखिए ज्वेलरी बड़ी मात्रा में खरीदी है। और हो सकता है सरकार एक्शन ले और सरकार ज्वेलरी कंपनियों से पूछे कि उस समय किस किस ने ज्वेलरी ली और इतनी ज्वेलरी अचानक से रातों रात बिकी कैसे। तो ये एक चीज है जिसके चलते आप देखिए ज्वेलरी शेयर थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं। ये एक कंट्रोवर्सी वाला मामला बन रहा है। पीसी ज्वेलर जरूर मजबूत है क्योंकि 6-8% गिर चुका था ये शुक्रवार को, लेकिन कैश वाले शेयर देखिए यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डीवीज लैब, इसके भी नंबर्स आए और यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है हेमंत कि अब जो ज्वेलरी बिक रही है या अब जो गोल्ड बिक रहा है वो कच्चे वाला बिक रहा है। ये 50,000 55,000 के जो भाव चल रहे हैं वो ऑफिशियल सेल तो है नहीं। ठीक बात है। तो जिनको खरीदना भी है वो सब अनऑफिशियल खरीद रहे हैं। तो अब इन कंपनियों के लिए तो अगले 1.5-2 महीने तो मतलब वो कहते हैं कि एसी और लाइट का खर्चा भी नहीं निकलेगा शोरूम्स का। ये हालत है। मतलब स्टाफ के लिए आपको इतना स्टाफ मेंटेन करना हर एक रिटेल शोरूम वाले के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। तो जिनको खरीदना है वो भी कच्चे में खरीदना। लेकिन एक और स्टॉक जो आज का स्टाफ ओवर हम बात करना रह गए, बड़े ट्रेडर्स का पसंदा और इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ स्टॉक सूज़लोन। क्या जबरदस्त नतीजे आए हैं। मतलब एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है और स्टॉक देखिए 10% उछला है प्री ओपनिंग सेशन में। तो नंबर्स बहुत ही जबरदस्त हैं, मतलब बहुत जबरदस्त है। और इन नंबर के दम पर लगता है पूरे साल भर के लिए आज से सूज़लोन मुनाफे में आ सकता है। अगर ये परफॉर्मेंस ऑपरेशनल बेसिस पर आगे कंटिन्यू रही 1-2 तिमाही तो इस स्टॉक की री-रेटिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि पहली तिमाही है, देखना होगा कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन आज इन नंबर्स के दम पर 11% का बड़ा उछाल आपको सूज़लोन में दिखेगा। और कौन से स्टॉक हैं जहां पर एक्शन दिखने वाला है आपके लिए बता दूं मैं आपको। नतीजों के दम पर जो कमजोर शेयर है उनमें मार्क्संस फार्मा 4.5% नीचे खुलेगा। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स की बात हम कर चुके हैं, ये कमजोर होने ही है। उसके अलावा रिलायंस इंफ्रा, एसआरएफ, मोइल, ये 3 बड़े स्टॉक्स हैं जो खराब थे। एक्चुअली रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के सारे शेयर नीचे खुल रहे हैं जिनके नतीजे आए वीकेंड पर। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर, इन तीनों ने खराब नतीजे पेश किए। सरकारी कंपनियों में आप देखिए बीपीसीएल 0.5% नीचे खुल रहा है, इसके भी नतीजे इस वीकेंड पर आए। तो मजबूत क्या है वो भी बता दूं आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्विक हिल, ये एक बड़े तगड़े नतीजे आए। क्विक हिल ये स्टॉक पर नजर रखिए, रमेश दमानी जी का पसंदीदा स्टॉक है और ये बड़ी तेजी में है। और इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 70 अंक नीचे सेंसेक्स खुला है, 96 अंक नीचे, 100 अंक नीचे, 25 अंक नीचे, निफ्टी 125 अंक नीचे, 135 अंक नीचे, 145 अंक नीचे, अब जाकर रुका है। यहां पर 150 अंकों का नुकसान, 155 अंक नीचे, 165 अंक नीचे। सेंसेक्स देखिए हर टिक के साथ नीचे का 10-15 पॉइंट, 175 अंक नीचे सेंसेक्स, 185 अंक नीचे, 195 डबल सेंचुरी मार चुका है। 200 अंक नीचे सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है। तो हम यही कह रहे थे नीचे खुल जाता तो बेहतर था। प्री ओपनिंग सेशन में पता नहीं क्यों ऊपर खुला है। 250-250 अंक कट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8,200 की तरफ तेजी से बढ़ा, 350 अंक नीचे सेंसेक्स दिखाइए सबसे ज्यादा गिरावट वहां पर है। 300 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी देखिए 90 अंक नीचे, 8,200 के अहम लेवल की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। तो काफी तेजी से निफ्टी गिरता हुआ, काफी तेजी से सेंसेक्स। तो शुरुआती टिक्स पर जो लेवल्स आने चाहिए थे वो आ चुके हैं। और हेमंत सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि ये गिरावट थमती नजर नहीं आ रही और 8,200 को भी तोड़ता हुआ निफ्टी बेहद कमजोर है बाजार। देखिए अभी 1 मिनट में 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मिनट हुआ है मार्केट को खोला हुआ, ये बता रहे हैं बायर्स गायब हैं। और हम कह रहे हैं एचएनआई तो देखिए एडजस्टमेंट करने में लगे हुए, साफ तौर पर खरीदारी करने का अभी किसी का मूड नहीं है। एफआईएस की तरफ से बिकवाली है, रिटेल इन्वेस्टर्स दूर से बैठकर अभी देख रहे हैं। लैक ऑफ बाइंग ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते बाजार में कोई भी खरीदार नहीं है। वॉल्यूम आप देखिए मार्केट में कितना हुआ है अब तक और इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम्स अब कम होंगे और गिरावट ज्यादा गहरी हो सकती है। अगर आप देखें कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा गिर रहा है
तो आप देखिए कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज, ऑटो इंडेक्स में 2.5% की गिरावट, एफएमसीजी 1.5% नीचे, ये दोनों इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कंजम्पशन स्टोरी के अंदर हवा निकल रही है, यही आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई दिखी थी। और क्या ऊपर है उस पर भी नजर रखिए, पीएसयू बैंक इंडेक्स, और हम आपको लगातार कह रहे हैं जिस दिन से ये खबर आई है नोट एक्सचेंज करने की कि अगर एक सेक्टर जिसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा तो वो पीएसयू बैंक्स होंगे, आज के दिन भी आप देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% मजबूत है। और पीएसयू बैंक्स के जो नंबर्स आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के खास तौर पर, कॉर्पोरेशन बैंक के खास तौर पर, ये अब खरीदारी करने वाले लोगों को अगर खरीदना है तो बैंक्स ही खरीदना है, ये समझ में आ रहा है। एक और चीज, फार्मा सेक्टर पर रखिएगा नजर, आप देखिए रुपए की कमजोरी जो है वो फार्मा सेक्टर के लिए ज्यादा अच्छी बात मानी जाएगी, तो जो खरीदारी करनी है वो बैंक्स, और बैंक्स के बाद फार्मा में देखिए सन फार्मा 2% मजबूत है, औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स अच्छे आए, डॉक्टर रेड्डीज ऊपर है, तो लोग तो खरीद रहे हैं बैंक्स और फार्मा, और बाकी सब तरफ हो रही है बिकवाली। अच्छी बात ये ज्यादा गिर सकता था बैंक निफ्टी क्योंकि मजबूत है, इसलिए इतना और कमजोर नहीं हो रहा, 8,200 के नीचे जरूर आया, लेकिन बैंक निफ्टी अगर कमजोर होता तो ये नीचे ही रहता। आप देखिए अब ऊपर आता हूं, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से बाउंस दिया है निचले स्तरों से। 3 मिनट में 40 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी में। 8,195, 8,200 के नीचे की टिक नहीं दिखी, 8,195 लो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और वहां से आप देखिए 40 पॉइंट ऊपर है। तो 8,200 लेवल को जो हम कह रहे थे कि थोक बजा कर, वो लेवल है जहां शॉर्ट का। एक चीज बता दूं, पोर्टफोलियो रेशियो अभी भी उतना नहीं गिरा जितना इसको गिरना है, 0.8 के नीचे आया नहीं, आने दे। अदरवाइज 8,200 अहम सपोर्ट का काम करेगा, वो दिख गया। तो शॉर्ट काटने वालों के लिए तो एक अच्छा लेवल मिला ही, अब जिसने काटी उसकी मर्जी, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकारी बैंक दमदार प्रदर्शन करते हुए, और कमजोर आज मीडिया स्टॉक्स में बड़ी कमजोरी होती थी कि ये जी एंटरटेनमेंट 5% गिरा है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है आज का। और सन टीवी कह भी रहे थे कि अगर देखिए कंजम्पशन रुकेगा तो कंपनियां एड स्पेंड में कमी देंगी, तो उसका उस लॉजिक कंजम्पशन के साइड इफेक्ट। जी हाँ, आप देखिए ना, आज डोमिनोज पिज्जा में फिर से दबाव है, 4% नीचे है ये, और रियल एस्टेट शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 4% नीचे, एमएनएम फाइनेंशियल्स 8-9% गिरने के बाद अब फिर नीचे। तो ये कंजम्पशन से लोग निकल रहे हैं और पीएसयू बैंक्स में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो ये सारा एक्शन आपकी पेज इंडस्ट्रीज देखिए आज 3.5% नीचे 500 रुपए निकल गया है। तो कंजम्पशन रिलेटेड शेयरों में काफी तेज प्रेशर है। विकास, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस फॉल को? नहीं, बिल्कुल हेमंत, ये कंजम्पशन रिलेटेड जो सेक्टर है इनका इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर में बेहद ही नेगेटिव असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो लोगों के पास पैसे नहीं है, कंजम्पशन बिल्कुल कम हुआ है, तो ये जो सेक्टर है ये हाल फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इसके कंपैरिजन में अगर जैसे मैंने पहले भी बताया बैंकिंग पे मैं बुलिश हूं। दूसरा जो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है वो मेटल्स लगता है। जिस तरह से इंटरनेशनली मेटल्स के दाम बढ़े हैं, आप देखिए जिंक को 5 साल के हाइस पे चल रहा है, कॉपर भी 2 साल के हाइस पे है, और जो नतीजे भी आ रहे हैं मेटल कंपनीज के, हिंडाल्को के नतीजे आए वो भी अच्छे थे। तो मुझे लगता है इन तरह के सेक्टर्स पे बिल्कुल फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू फोकस रहना चाहिए। आने वाले दिनों में जब भी रिकवरी आएगी इट विल बी लेड बाय बैंक्स एंड मेटल्स, आई सपोज। तो ये एक इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है। बाजार फिर से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, कमजोर होकर अब फिर से 8,300 की तरफ। तो पहली जो रिकवरी आई है 40 अंकों की, उसमें फिर से बिकवाली हुई। लेकिन 1-2 स्टॉक ये आपके रडार पर होने चाहिए, और वो है अंबुजा और एसीसी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है यहाँ पर, और बड़े ब्लॉक्स बदलते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है। अंबुजा और एसीसी सीमेंट, यहाँ पर एक्शन साफ तौर पर बड़े ट्रेड के तौर पर होता दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं बड़े ट्रेड? 2.5% मेरे सामने। हाँ, 5 बड़े ट्रेड नजर आ रहे हैं हेमंत, 5 बड़े ट्रेड। और इसमें जैसा आपने कैलकुलेट करके बताया, इनफैक्ट एसीसी में थोड़ी ज्यादा, एसीसी में 2, 3, 4, 5, 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी, 4% के आसपास की हिस्सेदारी एसीसी में बदली। तो एसीसी में हिस्सेदारी ज्यादा बड़ी बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो प्राइस, जिन प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक डील तो हुई 1435 में, जो समझ में आता है मार्केट प्राइस के आसपास, लेकिन 4 डील 1538 ये प्राइस में हुई। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, 1538 में एसीसी में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 1538 यानी कि इस प्राइस से 150 रुपए ऊपर। चलिए अंबुजा लेके आता हूं, 241 रुपए 25 पैसे पर बड़े ट्रेड हुए हैं। और यहां पर आप जो करें 2.5% की हिस्सेदारी बदली है, 241 रुपए 25 पैसे में।
और ये 226, तो ये क्या हो रहा है? इतने बड़े ऊंचे दाम में हिस्सेदारी बदली है दोनों स्टॉक में। ये देखिए मर्जर से की जो खबरें थी पहले, वो कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देखिए इतनी बड़ी हिस्सेदारी बदलना, वो भी ऊपर के भाव पर, और इतना बड़ा ट्रेड होना, पहले मर्जर को लेकर अटकलें रहती थी मार्केट में। विकास, कुछ अंदाजा है आपको क्या कुछ हुआ होगा अंबुजा एसीसी में? दोनों में बड़े ट्रेड हुए। एसीसी की परसेंटेज टर्म में हिस्सेदारी ज्यादा बदली है, अंबुजा की कम बदली है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है वो ये कि इतनी ऊंचे प्राइस में कैसे हिस्सेदारी बदली, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 1538 में ये बदले, यानी कि लगभग 10% प्रीमियम पे, लगभग 10% प्रीमियम पे आपकी अंबुजा की बदल रही है इतनी मार्केट प्रीमियम पर। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, कोई अंदाजा नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मुझे इसका कोई भी बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। चलिए हम कोशिश करेंगे कंपनी से बात करके और समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्सेदारी किसकी बदली है और क्यों बदली गई है। लेकिन पहले जो बातें थी वो यही थी कि अंबुजा और HIPL का मर्जर होगा और होलसेल के साथ पूरी एंटिटी को कंपनी एक करना चाहती थी, इस तरह की खबरें थी मार्केट में। लेकिन अचानक से आज कमजोर बाजार में देखिए ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, हरे निशान से किस तरह से देखिए लाल निशान में आया है, तेज गिरावट देखने को मिल रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 से ज्यादा गिरने वाले शेयर है, तो मूड माहौल कमजोर है। और बैंकिंग शेयरों में भी अब ऊपर में बिकवाली होने लगी। केवल PSU बैंक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जिनके नंबर्स अच्छा है, उसके बाद SBI जहां पर लोगों को वैल्यू दिख रही है, इवन PFC, REC जैसे स्टॉक्स थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, जिस तरह से लोग बिजली का बिल वापस भरने की कोशिश कर रहे हैं अपने पुराने करेंसी नोट से, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को थोड़ा फायदा होगा। PFC में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, इवन पावर ग्रिड देखिए थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, तो कुछ सरकारी कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया मजबूत है, तो सरकारी कंपनियां वैसे भी लो बीटा होती हैं, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं आज। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी वाला माहौल है। भारतीय इंफ्राटेल, ये एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। 15 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है भारतीय इंफ्राटेल में। 3 बड़े सौदे हुए हैं, 361, 362, 70 और 366, इन 3 प्राइस पर हुए। स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम बड़ा हुआ है, ये एक संकेत साफ तौर पर। एक चीज और नजर आ रही है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम आपके सामने पेश करें, वो कंट्रीब्यूटर्स पेश करेंगे तो समझ में आएगा। HDFC जैसे हैवी वेट आज के दिन 4.25% कमजोर है। देखिए ये जो स्टॉक्स हैं HDFC ये गिरा रहे हैं, एक्चुअली ये ही मार्केट का मूड खराब कर रहे हैं। 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC की वजह से देखने को मिल रहा है। और ये सारे शेयर जो है ना, ये FIS के पास है, तो FI की सेलिंग का फिगर जो कमजोरी भरा है वो आगे जारी रहेगा, ये समझ में आ रहा है HDFC के फॉल को देख। लग तो यही रहा है, क्योंकि जहां FIS की होल्डिंग इतनी है। लेकिन एक बात साफ है कि 8200 के आसपास, हाँ एक स्टॉक हेमंत मैं देख रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, ये है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक 1.5% मजबूत नजर आ रहा है। FNO में है स्टॉक आंध्रा बैंक। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा तो समझ में आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में तो नतीजों के दम पर इतनी तेजी बननी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आंध्रा बैंक में 1.5% के आसपास की तेजी। जो कासा रेशियो की बात हम कर रहे हैं लगातार, सबसे बेहतरीन कासा रेशियो आंध्रा बैंक का है सारे सरकारी बैंक्स में। और सबसे बड़ा फायदा अगर होना है कासा रेशियो की वजह से, तो फिर वो आंध्रा बैंक को होना है। 38% जो डिपॉजिट में ग्रोथ आई है, मुझे लगता है ये एक बैंक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और आपको याद है ना जो IDS स्कीम आई थी, IDS स्कीम में सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर आंध्र प्रदेश से हुआ था। सबसे ज्यादा पैसा वहां डिस्क्लोज किया गया था। अगर IDS में सबसे ज्यादा वहां डिक्लेयर हुआ है, तो आप एक अंदाजा लगाएं, कोरिलेशन करें कि सबसे ज्यादा नोट किस स्टेट में जमा होंगे बैंक में। वो कोरिलेशन देखिए, और उसके ऊपर जो कासा रेशियो है वो आंध्रा बैंक का सबसे बेस्ट है। तो अगर किसी को सरकारी बैंक खरीदने का मन है तो इस स्टॉक को थोड़ा पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है। तो एक राय आंध्रा बैंक पर ली जाए, यहाँ पर विकास से पूछा जाए। विकास बताइए।
नहीं, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। जिस तरह के कासा रेशियोज है और जिस तरह के आईडीएस के डिस्क्लोजर्स हुए आंध्र प्रदेश में, हो सकता है यहाँ पे डिपॉजिट्स का फ्लो आवे। बाजार के जो स्क्रीन तो यही दिखा रहा है, बट फिर भी अगर लंबी अवधि का नजरिया तो आई वुड लाइक टू गो विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी और बीओबी, इस तरह की कंपनी जहां पे परफॉर्मेंस में भी सुधार है और ये जो डिमोनेटाइजेशन स्कीम का भी इनको बेनिफिट मिलेगा, तो आई वुड लाइक टू गो विद देम। बाकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया, तो इस पे वॉच जरूर रखा जा सकता है। और देखिए आज टॉप 10 गेनर्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक्स 10 में से 9 बैंक्स हैं जो एफएनओ में देखे तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी तो साफ तौर पर हो रही है, अच्छी तेजी मजबूती बनती हुई। ये है वो स्टॉक 2020 के परफॉर्मर्स। कॉर्पोरेशन बैंक अच्छे नंबर्स के दम पर बताया गया था। एसबीआई मेरी टीम में शामिल था। डिश टीवी जैसे स्टॉक्स थे जिन पर आज राय दी गई थी, तो ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज दिखा भी रहे हैं। कुछ और शेयरों को लाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स कमजोर नंबर्स के दम पर बिकवा ली। पेज इंडस्ट्रीज पिछले हफ्ते से गिर रहा है। देखिए बड़े बड़े स्टॉक्स जो थे ना, जो बड़े हाई मल्टीपल पर ट्रेड होते थे, कुणाल, पेज इंडस्ट्रीज हालांकि ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, लेकिन ये बताइए अगर आपके पास होता इस समय तो क्या एक बार आप प्रॉफिट में होते तो वसूल लेते मुनाफा? देखिए मुझे लगता है एक बहुत सीवियर करेक्शन यहाँ पर हेमंत देखा जा चुका है और आप देखिए लगभग 17,000 का हाई लगाने के बाद अभी 13,500 ट्रेड कर रहा है और नीचे के लेवल से आज हमने एक अच्छी रिकवरी देखी। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की नहीं करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने किन कीमतों पर खरीदा है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, खासे मुनाफे में हैं, तो मेरी राय में कुछ और इंतजार करें, इसमें दोबारा से तेजी बनने की संभावना दिखती है। ओके, भरोसा छूटा नहीं है, ये बात तो एक तरह से सही है कि लोग कपड़े पहनना बंद थोड़ी करेंगे, कम करेंगे, खरीदना ये अलग बात है, बंद तो नहीं करेंगे। पेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट तो ऐसे ही है। अच्छा, एक और शेयर है जो लगातार गिर रहा है और वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो। देखिए मेरे को क्या लग रहा है, मालूम इसमें क्या हुआ, जब से नाम बदला है ना, इसका ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी बराबर नहीं है। एसकेएस माइक्रो था तो स्टॉक भागता था, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के बाद से ये स्टॉक पता नहीं अंडर परफॉर्म 7.5% गिर गया। इसके चार्ट्स क्या बिगड़ गए क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई इस स्टॉक ने, अच्छे रिटर्न्स कमाकर भी दिए। बागले साहब अब इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? एफएनओ में सबसे ज्यादा हर रोज देखिए गिरता है ये और बजाज फाइनेंस, ये सब महंगे हो गए थे। और अब आप देखिए जो महंगे शेयर हैं, पेज इंडस्ट्रीज या फिर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजाज फाइनेंस, इन सब में गिरावट देखने को मिली। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? हेमंत बहुत खराब लगता है, लेकिन ऑलरेडी गिर चुके हैं। लेकिन बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चार्ट का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका है, पैटर्न ही बिगड़ चुका है, तो और डाउनसाइड तो डेफिनेटली होंगे। चार्ट तो सबके बिगड़ा है, फाइनेंस कंपनी में तो एकदम। लेकिन दरअसल हुआ क्या था कि लोग कह रहे थे कि एनबीएफसी ज्यादा बेटर हैं, यहां पर एनपीएस है नहीं, तो सबने ये खरीदे और ये खरीदने के बाद किसी को पता नहीं था कि मूड इतना बिगड़ेगा। और आईडीएस की स्कीम में अब लोग कह रहे हैं, आईडीएस कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये जो नोट बदली की स्कीम है उसमें लोग कह रहे हैं कि अब इनके एनपीएस बढ़ते हुए नजर आएंगे, शायद लोग पैसा वापस ना करें। तो एनपीएस अब तक जो बढ़ रहे थे वो पीएसयू बैंक्स के बढ़ रहे थे, लेकिन अब शायद इनको भी ये समस्या हो सकती है, ये बाजार के लोग मान रहे हैं, शायद इसलिए यहां पर प्रेशर ज्यादा होता हुआ। तो ये एक नोट बंद होने का असर बड़ी फाइनेंस कंपनियों पर आता दिख रहा। आज का स्टार परफॉर्मर है कॉर्पोरेशन बैंक, 10% का बड़ा उछाल नतीजे के बाद, और दूसरा बड़ा स्टार है सुजलोन एनर्जी, 8% ऊपर। क्विक हिल, दुनिया भर में जो टेररिज्म और ये सब और इंटरनेट पर ये जो सिक्योरिटी वाले जो मामले चल रहे हैं उसको देखते हुए जो एंटीवायरस बनाने वाली ये कंपनी है, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्विक हिल, आप देखिए 6% नहीं 8% मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5%, आंध्रा बैंक मजबूत हो चुका है जिसका हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहां पर अच्छी जबरदस्त मजबूती बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन करने वालों की भी लिस्ट लंबी है। कमजोरी में एक्सेल इंडस्ट्रीज 10-11% कमजोर है इन खबरों के बीच में। इस बीच बैंक निफ्टी अकेला मतलब युद्ध लड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहा है कि 8,200 के नीचे निफ्टी न जा पाए, तो बैंक पूरी अपनी तरफ से जोर लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं इस वक्त। ठीक बात है, और उसमें भी पीएसयू बैंक्स ही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज पीएसयू सेक्टर ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा दिखाता है। ओएनजीसी देख लीजिए आप,
3% मजबूत है, पीटीसी 2% मजबूत है। तो टॉप 20 गेनर्स भी अगर आप ढूंढने निकले ना तो उसमें भी जो मेजॉरिटी होगी वो पीएसयू कंपनियों की साफ तौर पर होगी। लेकिन टाटा मोटर, सुमित ये बताइए इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए इसकी जबरदस्त पिटाई हो रही है कमजोर नंबर्स के बाद, अब इसको लोग बख्श नहीं रहे। यहां पर क्या और गिर सकता है ये शेयर या फिर अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है? नहीं, और गिर सकता है ये स्टॉक। ब्रेकडाउन तो देखने को मिला है, गैप डाउन ओपनिंग भी हमको देखने को मिल चुकी है और इमीडिएटली 200 डीएमए जो स्टॉक का आ रहा है वो है 448 450 लेवल्स के आसपास आ रहा है। अभी चल रहा है 480, यानी 30 रुपए की गिरावट तो अभी और इमीडिएटली देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि गैप डाउन हमको देखने को मिला है तो शायद थोड़ा सा कोई पुलबैक या उछाल देखने को मिले जिसके अंदर स्टॉक 485 490 के लेवल्स दिखा सकता है, बट पुलबैक में एक बार बिकवाली ही करे क्योंकि ओवरऑल एक बार वीक लग रहा है और ऑटो स्टॉक्स के अंदर भी ऊपरी लेवल से सभी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक टाटा मोटर्स 450 के लेवल्स तक आ सकता है, सेल करके काम करना चाहिए। देखिए मारुति, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, आप ऑटो पैक अगर बनाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर से देखिए एस्कॉर्ट्स तो कंजम्पशन के ऊपर बड़ा हिट लगेगा। एशियन पेंट देख लीजिए वापस से गिरा है। ये जो आप साइड इफेक्ट्स निकाल रहे हैं नोट बंद होने के अलग अलग सेक्टर्स में, ऐसा एक साइड इफेक्ट फिर ऑटो में अगर इतनी गिरावट है टायर में भी होगी। एक और चीज इंटरेस्टिंग आज खबर में कहीं पढ़ रहा था अपोलो टायर को लेकर, को कुमित टायर, कुमित कुछ जापान की एक कंपनी कुमित टायर, उसको शायद ये खरीद, जापान की है कोरिया की है, कुमित टायर को $900 मिलियन में खरीद सकता है अपोलो टायर। तो अगर ऐसी डील होती है तो ये फिर मामला गड़बड़, क्योंकि याद है पिछली बार जब इन्होंने कौन सी कंपनी खरीदने की कोशिश की थी और लोगों को डर ये था कि इस पर बड़ा डेट बन सकता है अपोलो टायर, चाइना की एक कंपनी थी। हाँ, और उसके बाद स्टॉक बुरी तरह से पीटा था और $900 मिलियन की बात की जा रही। $900 मिलियन का मतलब होता है सिर्फ 6-6.5 हजार करोड़ रुपए आज की तारीख में, वो ऐसे माहौल में, और वो भी तब जबकि कंजम्पशन के यहाँ पर सब देख लीजिए ऑटो स्टॉक के क्या हाल है। तो अपोलो टायर का मामला भी अगर ये इस तरह की खबर ये वाकई में सही साबित होती है या कोई एक्विजिशन के बारे में सोचते हैं और नहीं भी सोचे हैं, तब ये इसके दम पर मुझे लगता है कि जब ऑटो स्टॉक गिरने तो फिर ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो से जुड़े हुए दूसरे शेयर क्यों नहीं, तो शॉर्ट करना हो तो फिर क्या अपोलो टायर ठीक लगता है आपको सुमित? अभी बेच देना चाहिए अनिल जी। 191 का भाव चल रहा है, 198 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इमीडिएटली नीचे में ये 180 और 175 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक आज इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस बैठ रहा है प्रेजेंट लेवल्स पे और 10 से 15 रुपए का मिनिमम टारगेट बैठ रहा है। 191 के आसपास बेचेंगे, 198 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में टारगेट हमको 175 180 तक के देखने को मिल सकते हैं अपोलो टायर्स के अंदर। 175 180, अच्छा वो आप अपने निफ्टी के टारगेट से मैच कर रहे होगे ना, 8 के 100 के आसपास के आपके। हाँ, ये हो सकता है कि अगर निफ्टी के टारगेट भी हुआ है तो फिर ये भी नीचे आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन देखिए इस समय एक ही चीज पर नजर होनी चाहिए। एक बार देखिए बैंक निफ्टी सेंचुरी मार चुका है, क्या वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, खुला मजबूत और उसके बाद लाल निशान में आया। निचले स्तरों से कम नहीं तो 150 पॉइंट का सुधार बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। क्या जबरदस्त तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में हो रही है। तो बैंक स्टॉक्स ही देखिए बाजार का मूड संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है दिन के दौरान, क्योंकि लोगों को खरीदना है तो ऐसा लग रहा है बैंक्स ही खरीदने हैं। आप देखिए टॉप 20 एफएनओ गेनर्स में मेजॉरिटी बैंक्स की है। हेमंत, अगर बैंक निफ्टी में कुछ एक्शन लेना है तो वो बाय के साइड में होना चाहिए, लेकिन वॉलेटिलिटी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 19,000 आज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 19,720 के नवंबर फ्यूचर्स के लेवल से मुझे लगता है ये 20,200 तक जा सकता है आज और कल में। ICICI बैंक देखिए ना, ये लाल निशान में गया और जाने के बाद क्या रिकवर हुआ। मेरे को ये लग रहा था हेमंत कि अगर 8,200 पे निफ्टी खुल जाता ना और उस वक्त 19,500 19,550 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता, क्योंकि HDFC बैंक, माफ कीजिएगा, HDFC बैंक निफ्टी का हिस्सा है। अब आप HDFC को निकालो और फिर देखो तो फिर बैंक निफ्टी 20,000 है, क्योंकि HDFC बड़ा वजन रखने वाला है। तो वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मुझे लगता है कि उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो पता नहीं, तो बैंक निफ्टी 19,600 के आसपास आ जाता सुबह तो बढ़िया था, लेकिन ठीक है। चलिए एनीवे, मजबूती बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए और कुछ एक्शन बाजार का जो शुरुआती कारोबार में होता हुआ दिख रहा है और कौन से ट्रेडिंग के मौके होंगे बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
325 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी नया लो बनाने की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है 8,200 के नीचे। और सबसे बड़ी बात ये कि हेमंत दिक्कत है कि आज भी सुबह लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, कोई खास कमजोरी पुट कॉल रेशियो में आई नहीं, अभी भी 0.81 के आसपास है। तो जिस लेवल पर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो संगम की हम बात करते हैं, अभी संगम होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और कमजोर जरूर है, लेकिन वो एकदम कहते हैं ना कि चिल्लाने वाले लेवल्स नहीं है जहां पर आप आराम से कॉन्फिडेंटली कर सकें कोई एक तेजी का ट्रेड। और वैसे भी देखिए 6 दिन से डाउ में हरे निशान के साथ समाप्ति हुई है, तेजी हो चुकी है अमेरिका में, तो 6 दिन के बाद अब 7वें दिन होगी, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल ये निशान है। तो किस तरह की तेजी वहां पर बनती है, इसलिए भी अभी लोग यहाँ पर खरीदारी शायद नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी नजर होनी चाहिए आपकी करेंसी मार्केट के ऊपर। आप देखिए डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से 100 के लेवल्स पहुंच गए थे और अब 103 की बात हो रही है, ये दिक्कत में डालने वाली बात जरूर हो सकती है। रुपए में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही, 67 42 पैसा सुबह सुबह टूट गया है, आधे % की कमजोरी देखने को मिल रही है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 68.50 तक जा सकता है। कुछ देर पहले जब रुपए की ओपनिंग हुई तब हमें एक्सपर्ट्स बता रहे थे। तो करेंसी स्टेबल नहीं होती है तो बाजार चलते हैं नहीं, ये हमने देखा है। विकास, क्या आप सहमत हैं? मार्केट में तेजी तभी बनेगी जब एफआईएस की तरफ से खरीदारी का फिगर आना शुरू होगा और करेंसी स्टेबलाइज होगी। करेंसी पर अपना व्यू शेयर करें। शायद विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तेजी बनती नहीं जब तक करेंसीज में उथल पुथल देखने को मिलती है ना। अभी तो नया लो बन रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है। और 8,200 के नीचे टिकेगा अगर निफ्टी, तो नई रिस्क खुलते तो थोड़ी देर इस लेवल पर नजर रखिए। और फिर ऐसे में होगा ये कि रिकवरी आपकी है ना डिले होती नजर आएगी। फिर आपकी रिकवरी तभी बनेगी जब यूरोप मजबूत खुले और डाउ फ्यूचर्स 7500 ऊपर दिखे, जिससे कि कॉन्फिडेंस हो जाए कि 7वें दिन तेजी होगी। क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर मुश्किल से 20-25 है, 20-25 पॉइंट की तेजी कोई तेजी नहीं होती डाउ फ्यूचर में। और वैसे भी 2 दिन से 25-25 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर बंद हो रहा है, फिर भी हम कौन सा संभल रहे। तो अभी थोड़ा सा मामला रिस्की वाला है, सावधानी रखें, पोजीशन कम रखें, वो संकेत ज्यादा। एक और चीज, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर थे और आप देखिए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 6 गिरने वाले शेयर हो गए। देखिए ये मार्केट खुलने के बाद किस तरह से अब लाल लकीर ऊपर जा रही है और हरी लकीर नीचे आ रही है। ये बता रहा है कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। एक शेयर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, टाटा मोटर्स, अब आप देखिए 7% नीचे है। इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? आज बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस शेयर के लिए। क्रेडिट स्विस जिसने पिछले हफ्ते 720 के लक्ष्य दिए थे, उसी ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 680 के कर दिए। यानी जिस रिसर्च एनालिस्ट ने कॉन्फिडेंस जगाया था मार्केट में कि इसमें तेजी करनी चाहिए मारुति बेचकर, वो भी अब एक कदम पीछे आ गया। बाजार ये मानेगा? हेमंत, टाटा मोटर्स ने आज के दिन में, आज के ओपनिंग में 2 अहम लेवल्स तोड़े हैं। स्विंग लो जो है 501 का और एक पुराना वीकली लो है जो 486 का, वो भी ब्रेक हुआ है। तो ये बहुत ही बेरिश है। लेकिन मैं अभी ये लेवल पे बेचने की भी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी 7% डाउन है। कुछ भी हल्की सी 1-2% अपमूव आती है तो उसमें बेच के चलना चाहिए। मुझे लगता है ये अराउंड 450 मे बी इवन 430 तक जा सकता है। 430 तक जा सकता है टाटा मोटर्स। तो बागले साहब टारगेट ही ऐसे देते हैं, ऊपर भी तगड़े देते हैं, नीचे भी तगड़े देते हैं। जाएगा तो भी गंदा जाएगा और बढ़ेगा तो भी मतलब उसी तरह से बढ़ता है। चलिए, ये रुझान है इस वक्त। अंबुजा एसीसी, इस पर कोई ट्रेड बनता है क्या वायदा कारोबार में? बताएं सुमित, एक थोड़ा लाल निशान में, एक थोड़ा हरे निशान में। अनिल जी, थोड़ा सा इनके अंदर मार्केट के अगेंस्ट मूव जरूर देखने को मिल रहा है, बट एक बार तेजी से थोड़ा सा वेट करना, तेजी करने के लिए एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई कन्विंसिंग मूव अभी तक देखने को मिला नहीं है। जब तक कोई कन्विंसिंग मूव देखने को मिला नहीं है, तब तक एक बार बाय से वेट करें, क्योंकि अगर सेल ऑफ बन जाता है तो इनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट मैं बता देता हूं अंबुजा सीमेंट के अंदर, जो कि इमीडिएटली 218, 219 के लेवल्स के आसपास है, वो ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो बाइंग अगर करनी है किसी ने तो वेट करे, 230 के ऊपर इसको कन्विंसिंगली जाने दे, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी आपने इसके पहले स्टॉक निकाले थे टायर्स के अंदर, अपोलो टायर, वो सही स्टॉक है, उसको एक बार ट्रेड करके काम कीजिए, इंट्राडे में पैसा बन जाएगा। ऑलरेडी देखिए 4-5 रुपए नीचे आ चुका है और भी नीचे आना चाहिए अभी प्रेजेंट लेवल से।
ऑलराइट, चलिए तो अपोलो टायर में मंदी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, कमजोर होना शुरू हो रहा है, इस पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। वागले साहब, कुणाल सरावगी जी, सुमित, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 9% नीचे, टाटा मोटर्स 8% नीचे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए 6% की कमजोरी दिखा रहा है और एशियन पेंट जैसे अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर भी आज देखिए 6% कमजोर है। तो दिक्कत तो है साफ तौर पर मार्केट में, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये मौके हैं अच्छे शेयर चुनकर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? इस पर बात करेंगे वेदा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। 335 अंक नीचे सेंसेक्स है और 107 अंक नीचे निफ्टी। और निफ्टी में अब बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि 8,200 के नीचे वक्त बिताता हुआ दिख रहा है निफ्टी। हालांकि बहुत नीचे तो नहीं है लेकिन नीचे है और ये चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात है जो हम सुबह कह रहे थे कि देखिए गिरेंगे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी बिकवाली होगी। और क्यों होगी? क्योंकि जो खरीदारी का आंकड़ा था शुक्रवार का घरेलू फंड का वो सिर्फ 65 करोड़ का था, तो उन्होंने हाथ खींचे हैं, खरीदना कम किया है, तो यहां बिकवाली बढ़ सकती है। तो आप देखिए वही एक्शन दिख रहा है। 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी उतना ही नीचे होगा और बैंक निफ्टी भी अब दम तोड़ रहा है। अब जब वो कुछ नहीं चल रहा तो बैंक निफ्टी में भी लोग बैंकों में भी कितनी खरीदारी करेंगे, ये सब एक्शन इस वक्त दिख रहा है। चलिए बात करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और वेदा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब से। और ज्योति सर ने कई सारे तेजी मंदी और इस तरह के माहौल देखे हैं। सर ये जो माहौल दिख रहा है, ग्लोबल फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स दोनों मिलकर एक साथ जो दबाव बना रहे हैं बाजार पर, इसका क्या असर होगा? कितनी कमजोरी हो सकती है? क्या और यहां से बड़ी कमजोरी के लिए तैयार रहना चाहिए? हाँ, तो आपने देखे अनिल जी, तो कई दिनों से सब विशेषज्ञ का मानना है कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया, मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में आना चाहिए था। तो पिछले हफ्ते दोनों इवेंट आ गए, एक लोकल फैक्टर भी आ गया, एक ग्लोबल फैक्टर भी आ गया, जिससे मार्केट है ना नीचे आने लगा। और कई बार ऐसे देखने को आया है कि जब वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं, क्या फैक्टर आएगा जिससे मार्केट है ना नीचे आता है, वो उस टाइम पे दिखता नहीं है, पर जब आता है तो एक बार काफी नीचे आ जाता है तेजी से। कई दिन से इतनी मंदी देखी नहीं, इसलिए ना लोग को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, पर काफी तक हद से ये ग्लोबल फैक्टर है, क्योंकि हर एक इमर्जिंग मार्केट अपने देखे तो नीचे आ रहा है ट्रम्प के इलेक्शन के बाद। आप देखिए अब और तेजी से गिरता हुआ बाजार, 450 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, 125 पॉइंट निफ्टी देखिए नीचे है और बैंक निफ्टी भी वापस से देखिए हरे निशान से लाल निशान में आता हुआ। जो जी आपने कहा वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे, एक सेक्टर जिसके वैल्यूएशंस बाजार में सबसे ज्यादा महंगे हो गए थे वो थे एनबीएफसीज और खास तौर पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। आज गिरावट हो रही है तो सबसे ज्यादा गिरावट भी वहां पर हो रही है। ये बताइए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर अब आपका क्या व्यू है और कितना गिर सकती हैं ये? तो ये लास्ट हफ्ते के डिमोनेटाइजेशन के पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग को तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी महंगे लगते हैं, उस लेवल पे ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा था। अभी लास्ट हफ्ते के डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके ना कोर बिजनेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, काफी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, हो सकता है अगला 4 हफ्ता 6 हफ्ता बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर एक बार इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में काफी है ना मंदी आनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका तो काफी काम कैश में ही होता है, तो कस्टमर्स उनको है ना पैसा वापस भी नहीं दे सकते और वो लेंडिंग भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से उनका कारोबार रुक गया है एक तरह से अगले 1-2-3 हफ्ते के लिए। तो मुश्किल वाला मामला है। तो ऐसे में अगर इस कमजोर बाजार में कहीं खरीदारी के मौके ढूंढने हो तो क्या फिर वो उस तरह के सेक्टर्स होंगे, फार्मा, आईटी, इस तरह के, या क्या खरीदना चाहेंगे सर आप? तो 2 तरह से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। एक तो उनको शॉर्ट टर्म लेने का है कि अगला 6 वीक 8 वीक जब मार्केट करेक्शन रहता है तब क्या नीचे नहीं जाएगा। दूसरा
इस माहौल में काफी शेयर्स करेक्ट होंगे तो उनको लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए शेयर्स खरीदने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि खरीदना है तो उनको है ना डोमेस्टिक इंडिया ही लेना चाहिए। जो डोमेस्टिक शेयर्स है वो ज्यादा नीचे गिरेंगे, उनका इस क्वार्टर खराब रहेगा, पर यही है ना एक तरह से टेम्पररी ब्लिप है ये क्वार्टर का, क्योंकि ये पूरा डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट 4-6 वीक में नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगले 2 साल तक है ना इंडिया अच्छा करेगा, डोमेस्टिक इंडिया अच्छा करेगा तो सीमेंट शेयर्स, ऑटो शेयर्स और थोड़े ना कैपिटल गुड शेयर्स लेने चाहिए उनको। ये लॉन्ग टर्म का पोजीशनिंग है। कोई एकदम शॉर्ट टर्म से देखता है तो जैसे आपने कहा आईटी फार्मा शेयर्स है, शॉर्ट टर्म में वो अच्छे रहेंगे। थोड़े बड़े वाले बैंक्स भी अच्छे रहेंगे क्योंकि उनके डिपॉजिट्स काफी बढ़ जाएंगे अभी ये पूरे डिमोनेटाइजेशन के कारण। तो ये सब है ना हाई क्वालिटी शेयर्स में थोड़ा है ना पोजीशन करना चाहिए यदि शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो। सर, रेट कट को लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि समझ में ये आ रहा है कि डिपॉजिट्स जैसा कि आपने भी कहा बढ़ते हुए नजर आएंगे और सरकार चाहेगी कि इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के लिए रेट कट किया जाए। गवर्नर साहब ने आते ही देखिए एक रेट कट दिया है। क्या उम्मीद है आपको दिसंबर में एक और रेट कट आ सकता है और 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का भी आ सकता है? तो यदि अपने डोमेस्टिक देखे फैक्टर्स तो रेट कट के लिए तैयार है। एक ही फैक्टर है जिसके कारण रेट कट रुक सकता है, वो है रूपी डॉलर्स। क्योंकि ग्लोबली क्या हो रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, हर एक इमर्जिंग मार्केट की करेंसी प्रेशर में आ रही है। तो इंडिया में भी देखे तो रूपी थोड़ा वीकेंड हो रहा है। तो उस हिसाब से हो सकता है गवर्नर बोले कि रेट कट अभी नहीं करते क्योंकि रूपी का है ना थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, जिसके बाद ही रेट कट करेंगे अपने। सर ये चीज बताएं तो फिर ये सारी चीजें नॉर्मल होने में वक्त कितना लग सकता है? क्योंकि एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ रही है, करेंसी की अनिश्चितताएं बढ़ रही है और लोकल में अभी ठीक अंदाजा किसी को लग नहीं रहा कि ये सब नोट बैन हुए से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पर, ग्रोथ पर। तो क्या करना क्या चाहिए फिर ऐसे माहौल में? ये क्या होता है अपने यदि कभी भी 20-25 साल से मार्केट देख रहे हैं तो तेजी और मंदी आती रहती है। सबसे ज्यादा कमाई होती है जब मार्केट मंदा रहता है और अपने शेयर खरीदते हैं, उसी में कमाई सबसे ज्यादा होती है। तो यदि अपने लोकल फैक्टर देखे, अभी डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है पर 4-6 हफ्ता हो सकता है, 8 हफ्ता बाद ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बार नॉर्मल होने के बाद वापस से ना कारोबार चालू हो जाएगा। ये क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब रहेंगे जो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है, पर जनवरी फरवरी के बाद है ना वापस से इकोनॉमी नॉर्मल चालू हो जाएगी तो वापस से ना शेयर प्राइसेस भी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने लगेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट भी देखे तो है ना एक बार जो टेम्पररी शॉक आने वाला है, जैसे ना बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे, करेंसीज डेप्रिशिएट होंगे इमर्जिंग मार्केट्स के, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट में मेरे ख्याल से दिसंबर तक। यदि है ना इकोनॉमी यूएस की अच्छा करने लगती है और है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का इम्पैक्ट है कि हो सकता है फिस्कल को थोड़ा है ना स्टिमुलस दे देवे, तो गुड यूएस इकोनॉमी में हरदम इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा करते हैं, इंडिया भी अच्छा करता है। तो यदि यूएस इकोनॉमी में रिवाइवल आ जाता है तो एक्चुअली मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यूएस मार्केट रिवाइव हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी दुनिया भर के बाजार इमर्जिंग मार्केट्स भी रिवाइव होंगे। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने। शुक्रिया। तो बाजार का हाल है बुरा, 8,200 के नीचे टिकता हुआ निफ्टी अहम सपोर्ट लेवल को तोड़कर और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ी सी मजबूती देने की, लेकिन बहुत ज्यादा यहां से सहारा मिल रहा है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। करेंसी मार्केट का इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ता है, इस तरह का इम्पैक्ट मेटल्स में देखने को मिलेगा, सोने में देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।